नादरीन, आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है वीडियो मुकम्मल वाच करें। ये स्टोरी आजकल के हालात को देखकर हकीकत पर मबनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंजूर साहब ने बुढ़ापे में एक बेवा से शादी कर ली ताकि वह अपनी पिंशन से गुजारा कर लेंगे, लेकिन जब बेटों को पता चला तो वो आग बगोला हो गए और मंजूर साहब को गालियाँ देने लगे कि अब्बा, बुढ़ापे में तुम्हें शादी की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि पहले सारी पिंशन बेटे हड़प करते थे। वो इनकी बूढ़ी बीवी से सारा काम करवाते और वो रात को थकन से चूर हो जाती। एक दिन मंजूर साहब घर आए, पोतू ने इनकी बीवी के ऊपर पेशाब कर दिया तो उन्होंने पोतू को थप्पड़ मारा तो बहुओं ने मिलकर मंजूर साहब और इनकी बीवी को मार मार कर दुर्गत बना डाली। तो तभी सौतेली माँ ने कपड़े फाड़ कर मोहल्ले में, बहू मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, मुझे एक जनाजे में शिरकत करनी है। मंजूर साहब ने बड़ी बहू की जानब कपड़े बढ़ाते हुए कहा, जो चाय का कप हाथ में लिए टीवी के सामने बैठी थी। बुरे बुरे मुंह बनाने लगी, अब्बा अभी तो सारे घर के काम करके बैठी हूँ, आपको भी मैं 2 मिनट सुकून का सांस लेती अच्छी नहीं लगती। आप कपड़े यहाँ रख दें, मैं बाद में इस्त्री कर दूंगी। रिमोट से चैनल चेंज करते हुए बहू ने जवाब दिया। मंजूर साहब ने घड़ी में वक्त देखा, जनाजे का वक्त हो रहा है बेटा, मुझे अभी जाना है। मंजूर साहब की बात पर बहू ने ये ज़ोर से हाथ में पकड़ा, रिमोट ज़मीन पर पटका और बोरी एक पल सुकून का सांस नहीं लेने देते इस घर में। बहू थोड़ी हूँ, काम वाली मुलाजमा बना के रखा हुआ है मुझे, ज़रा मेरी थकन का एहसास नहीं। बहू पैर पटकते हुए कमरे में जा घुसी। मंजूर साहब कपड़े हाथ में लिए वहीं खड़े रह गए। ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हुआ था। वो अपने जिस काम के लिए बहुओं को कहते, दोनों के माथे पर ही बल पड़ जाया करते थे। मारे बांधे उनकी 2 वक्त की रोटी बनाकर रख देती, बल्कि कभी कभी तो ऐसा होता कि मंजूर साहब को घर में खाना भी ना मिलता। बल्कि इसी तरह जिस तरह इस रोज़ हुआ, मंजूर साहब इशा की नमाज के बाद इमाम साहब के पास बैठ गए। घर में इनका दिल तो लगता ना था। बहू और बेटे अपने अपने कमरों में घुसे रहते, पोते पोतियाँ सब मोबाइल इस्तेमाल करते रहते। इतने अफराद के होते हुए भी घर में छाया सन्नाटा इनके दिल की उदासी ना ख़त्म कर सकता। इसलिए वो बस इमाम साहब के पास बैठकर कुछ देर बातें करने लगे, मगर वापसी में इन्हें रात के 12 बज गए। बच्चे परेशान हो रहे होंगे, मुझे भी ज़्यादा देर हो गई है। मंजूर साहब ये सोचते हुए घर में आए तो अंदर सारी लाइटें बंद थीं और दरवाजे भी बंद हो चुके थे। मंजूर साहब ने घर का मेन गेट बजाया, मगर किसी ने अंदर से दरवाज़ा ना खोला। दूसरी तीसरी बार बजाने के बाद भी कोई दरवाज़ा खोलने ना आया। मंजूर साहब की जेब में एक दूसरी चाबी पड़ी हुई थी। उन्होंने कांपते हाथों से वो चाबी निकालकर बड़ी मुश्किल से गेट खोला और अंदर दाखिल हो गए। उम्र यूं भी अब 55 साल की हो चुकी थी। इन्हें भूख लग रही थी, मगर अंदर तो मुकम्मल खामोशी का राज था। धीरे धीरे चलते हुए घर के वस्त में आए। दाएं तरफ किचन था जहां मुकम्मल खामोशी थी। इन्हें अंदाज़ा हो गया कि बहू अपने कमरे में सोने के लिए जा चुकी हैं। खुद ही खाना निकाल लेता हूँ, अब क्या इस वक्त बच्चों को परेशान करना, मंजूर साहब ने सोचा और किचन में जाकर देखा, मगर किसी बर्तन में खाना मौजूद नहीं था। रोटियों का आट पाट खाली था। सालन की पतीलियाँ खुश पड़ी हुई थीं। उन्होंने तंग आकर फ्रिज खोला, मगर इसमें सिवाय दूध के और कुछ नहीं रखा हुआ था। थक हार कर मंजूर साहब ने दूध का एक गिलास निकाल कर पी लिया। इन्हें शुगर थी, इसलिए इन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगा करती थी। पूरी रात इनकी करवटें बदलते बेचैनी के मारे गुजर गई। इन्हें एक पल सुकून ना आया। सुबह तक इन्होंने तंग आकर एक फ़ैसला कर लिया। कल इमाम साहब ने इन्हें बताया था कि इनकी एक बहन बेवा है और अरसा से इनके साथ रहती आ रही है। इनकी बहन की उम्र 45 साल थी। मंजूर साहब ने फैसला कर लिया कि वो इमाम साहब की इस बहन से निकाह करेंगे। बच्चे अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन थे। तन्हाई मंजूर साहब को काट रही थी। इन्होंने सोचा दोनों बेटों से इस सिलसिले में बात कर लेंगे, मगर बेटों के पास वक्त होता तो मंजूर साहब के पास बैठते। इन्होंने 2-3 बार इनसे कहा भी कि मुझे तुम लोगों से ज़रूरी बात करनी है, मगर बच्चे मोबाइल में सर दिए हूँ हुआ करके इधर उधर निकल जाते। मंजूर साहब खामोशी से उठे और इमाम साहब के पास जा पहुँचे। उन्होंने अपनी बात जब इमाम साहब को बताई तो इनकी आंखें हैरत से फैल गईं। मंजूर साहब, आप मेरी बहन से निकाह तो करना चाहते हैं, लेकिन इसका नान नफ़का पूरा करने के लिए आपके पास रकम है? इमाम साहब ने पूछा तो मंजूर साहब ने सर हिला दिया। मेरी हर महीना अच्छी खासी पेंशन आती है, मैं अपनी और अपनी बीवी का खर्च उठा सकता हूँ, कम अज़ कम मेरा दिल तो लग जाएगा। मंजूर साहब की बात पर इमाम साहब मुस्करा दिए। इस उम्र में दूसरी शादी करना कतन बुरी बात नहीं है, मैं आप दोनों का अभी निकाह पढ़ा देता हूँ। घर उनसे उन्होंने बहन को मस्जिद में बुला लिया। चंद औरतें साथ आईं और खामोशी से मंजूर साहब का निकाह इस 45 साल औरत से हो गया। मंजूर साहब बहुत खुश थे। इनकी ज़िंदगी में एक दूसरा साथी आ गया था। बीवी का हाथ पकड़कर जिस वक्त वो घर दाखिल हुए, इनके चेहरे पर अनोखी सी चमक थी। सामने ही लॉन्च में इनके दोनों बेटे और इनकी बीवियां बैठी हुई थीं।
हैरत की बात यह थी कि आज किसी के पास मोबाइल नहीं था, बल्कि सब आपस में बातें कर रहे थे। इन्होंने जो मंजूर साहब को एक बूढ़ी औरत के साथ घर में दाखिल होते देखा तो हैरान रह गए। ओहो, लगता है अब्बा फिर कोई मेहमान उठा लाए हैं। पहले ही घर के अखराजात कम नहीं हैं, ऊपर से इनको हर आए रोज़ किसी न किसी को घर लाना होता है। बड़ी बहू ने मुंह बनाकर कहा तो बेटे भी बेजारी से बाप की शक्ल देखने लगे। इन्होंने नगमा बेगम को अपने बेटों के सामने सोफे पर बिठा दिया। ये कौन है अब्बा जान? छोटे बेटे ने सवाल किया तो मंजूर साहब मुस्कुरा दिए। मैंने दूसरी शादी कर ली है। ये एक बेवा खातून थी, हमारे इमाम साहब की बहन है। इस उम्र में मुझसे अब तनाई नहीं काटी जाती और मेरे काम काज का भी बड़ा हर्ज होता है। मेरे तो चंद छोटे मोटे काम तो ये कर ही दिया करेगी ना, क्यों नगमा बेगम? मंजूर साहब ने इनकी जानिब देखा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी। मगर इनके दोनों बेटों और बहुओं के ऊपर तो पहाड़ टूट पड़ा था। कोई शर्म है आपके अंदर अब्बा? उम्र के इस हिस्से में आपने दूसरी शादी कर ली है। लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में? शरीफों के तौर तरीके ये तो नहीं होते जो आपने किया है। छोटा बेटा अचानक तिल मिलाकर उठा। मंजूर साहब हैरान रह गए। दूसरी शादी करने में कोई बुराई तो नहीं है, और वैसे भी मैंने तो एक बेवा से शादी की है। मंजूर साहब की बात अभी मुंह में थी कि बड़े बेटे ने हाथ मार के टेबल पर रखे हुए गुलदान गिरा दिए। बेवा से शादी की अब्बा, लेकिन आपको शादी करने की ज़रूरत ही क्या थी? खाना पीना सब मिल रहा है, घर का हर काम हो रहा है, लेकिन आपके अंदर के हवस है कि पूरा होने का नाम ही नहीं ले रही। मंजूर साहब का चेहरा सुर्ख पड़ गया। सामने बैठी नगमा बेगम ही शर्मिंदा सी हो गई। खामोश हो जाओ बस। अब अगर किसी ने उल्टी कोई बात कही तो मुझसे कोई बुरा कोई नहीं होगा। नगमा मेरी बीवी है और अब से इस घर में रहेगी। मंजूर साहब ने हाथ उठाकर कहने की कोशिश की और तभी छोटा बेटा बोला, घर में पहले ही अब्बा खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। इतनी मुश्किल से तो गुजारा होता है महंगाई के दौर में, और आप एक और फरीक उठाकर ले आए हैं। इनके खर्चे कौन पूरे करेगा? मंजूर साहब ने अपने बेटों और बहुओं को देखा। सबके चेहरों पर नफरत फैली हुई थी। किसी को मेरे और मेरी बीवी के खर्चे की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। मेरी पेंशन आती है और मेरी पेंशन से हम दोनों का गुजारा हो जाएगा। मंजूर साहब की बात पर एक मरतबा फिर इनके दोनों बेटों के सर पर कोई बम गिरा था। भला कैसे? पेंशन का पैसा वो बाप को लेने कब देते थे? सारा का सारा पैसा तो वो खुद हड़प किया करते थे। इन्हें अपने सर पर ख़तरे की घंटी बजती हुई महसूस होने लगी। मंजूर साहब नगमा बेगम को अपने कमरे में ले जाकर चले गए। पीछे घर में जैसे एक तूफान सा आ गया। बहू और बेटों का तो जैसे ही दिमाग ख़राब हो गया था, मंजूर साहब की इस हरकत पर वो आग भगोला हो गए थे। मोहल्ले में एक दो लोगों ने बेटों से पूछा कि मंजूर साहब ने क्या दूसरा निकाह कर लिया है? तो बेटे तो जैसे फट पड़े। हाँ, अब्बा ने इस उम्र में हमारा सर शर्म से झुका दिया है। इन्होंने अब हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। इससे तो अच्छा था कि वो मर जाते। कम से कम हम लोगों को ये दिन तो ना देखना पड़ता। बेटों के इस तरह की बातों पर मोहल्ले वाले हैरान रह जाते कि एक दो लोगों ने इनसे कहने की कोशिश भी की, बेटा आपके बाप ने निकाह किया है, कोई गलत काम नहीं किया, और वैसे भी दूसरी शादी कोई गुनाह नहीं है। उन्होंने एक बेवा को सहारा ही दिया है ना। मगर बेटे सर झटक कर आगे बढ़ जाते। इन्हें शदीद तैश आ रहा था। अब मोहल्ले वालों को क्या बताते कि असल गुस्सा तो इन्हें इस बात का है कि बाप ने ऐलान कर दिया था कि पेंशन पहले जो बेटे रखते थे अब वो खुद रखा करेंगे। मंजूर साहब को तो बहुत सुकून हो गया था। पहले जो वो हर काम के लिए बहुओं के मोहताज थे, अब इनकी बीवी खामोशी से वो काम कर दिया करती थी। मंजूर साहब के कपड़े हर वक्त इस्त्री होकर अलमारी में रहने लगे, वक्त पर धुल जाया करते। इनके नमाज वाले कपड़े नगमा बेगम अलहदा से धोकर इस्त्री करके रखती। इन्हें कोई परेशानी ना होती। 2 रोज़ बाद इनकी पेंशन आनी थी। बड़ा बेटा सुबह सुबह ही तैयार होकर बैंक जाने के लिए निकल पड़ा। दरअसल इसके बेटे ने फरमाइश की थी कि इसे एक आईफोन चाहिए। अब आईफोन दिलाने के लिए पैसे इसकी जेब में तो ना थे। इसका पक्का इरादा था कि पेंशन वाली रकम अब्बा से पहले लेकर बेटे को आईफोन दिला देगा। जल्दी जल्दी गाड़ी ड्राइव करता हुआ जब वो बैंक पर पहुंचा तो ये देखकर इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि बैंक के क्लर्क के साथ सामने ही मंजूर साहब खड़े थे और खुशगवार अंदाज में हाथ मिलाकर इनसे बात कर रहे थे। बड़ा बेटा अहमद लपक कर मंजूर साहब के पास आया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं अब्बा? बोला तो था आपको कि पेंशन की रकम मैं खुद निकलवा लूँगा बैंक से। अहमद ने गुस्से से कहा तो मंजूर साहब इसे देख कर रह गए। नहीं, आइंदा से अपनी पेंशन की रकम मैं खुद नहीं निकलवा लिया करूँगा। मैंने क्लर्क से बात कर ली है, ये मेरे अलावा किसी को पेंशन की रकम नहीं देंगे। मंजूर साहब ने संजीदा लहजे में कहा तो अहमद के पैरों तले से ज़मीन निकल गई, मगर इसका रंग गुस्से से स्याह पड़ गया। मंजूर साहब वापसी के लिए निकले। अहमद की गाड़ी खड़ी थी। इन्होंने दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठना चाहा, लेकिन अचानक ही अहमद ने इनका हाथ झटक दिया और इन्हें अपनी गाड़ी से धक्का देकर दूर कर दिया। जब आपने अपनी पेंशन की रकम ही हमें नहीं देनी तो मेरी गाड़ी में बैठने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। खुद ही आइए पैदल धक्के खाते हुए ताकि आपकी अक्ल ठिकाने आए।
गाड़ी में बैठते हुए तनफन करता हुआ अहमद ये जा वो जा हो गया। मंजूर साहब की आंखों में आंसू उमड़ आए। उन्हें याद आया कि गाड़ी में तो उन्होंने खुद ही पैसे जमा करके अहमद को दिलाई थी, लेकिन इन्होंने अपने ऊपर जब्त किया और खामोशी से घर चले आए। इनकी बीवी भी कुछ दवाइयाँ थीं जो इन्होंने वापसी में ख़रीदी और घर आ गए, लेकिन इनकी बीवी कमरे में कहीं नहीं थी। इन्होंने 2-3 बार आवाज़ें लगाईं, नगमा नगमा किधर हो, मगर कोई नज़र ना आया। वो खामोशी से चादर ओढ़कर लेट गए। इन्हें नहीं पता था कि नगमा बेगम की जान तो इनकी बहू ने मुसीबत में डाल दी है। हुआ कुछ यूँ था कि बड़े बेटे का पोता शरारत में वॉशरूम का नल खुला छोड़ गया। सारे बच्चों ने अच्छे से घर का पानी ज़ाया किया। दोनों बहुएं लंबी तान कर सो रही थीं। वो जब नींद से जागीं तो छत वाली टैंकी में पानी ख़त्म हो चुका था और ऐन उसी वक्त लाइट भी चली गई। लोड शेडिंग ने वैसे ही जीना हराम कर रखा था। शदीद गर्मी में पानी के बगैर गुजारा मुश्किल होने लगा। अब दोनों बहुओं सर पकड़ कर बैठी थीं कि पानी का इंतज़ाम कहाँ से करें। लाइट आने में तो अभी 2 घंटे बाकी थे। अचानक ये छोटी वाली बोली, भाभी ये जो नाई मोहतरमा हमारे घर आई हैं, ज़रा इनको तो टेस्ट करते हैं आज कि इनसे कोई काम होता है या नहीं। मक्कारी से वो मुस्कुरा कर बोली तो बड़ी बहू ने चौंक कर नगमा बेगम की जानिब देखा। अरे हाँ, ये तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। बड़ी बहू पुरसोच अंदाज में मुस्कुराई। इसने नगमा बेगम को आवाज़ दी, अरे ओ बड़ी भी इधर आइए ज़रा। नगमा बेगम हाथ में तस्वीर लिए अपने कमरे में की जानिब जा रही थी। वो चौंक कर पलटी। इस तरह मुखातिब किए जाना इन्हें अच्छा तो ना लगा, लेकिन वो खामोश तबीयत की औरत थी। खामोशी से दोनों बहुओं के पास चली आईं। जी बेटा, क्या बात है, आपने मुझे बुलाया? बड़ी बहू ने एक अदा से अपने बाल झटके। जी हाँ, बुलाया है। अब आप इस घर में आ गई हैं तो खुद हो को इस घर का फ़र्ज समझें। हिल कर थोड़ा काम भी कर लिया करें। क्या आप सिर्फ अब्बा जान के कपड़े धो देती हैं और इस्त्री कर देती हैं? वो काम तो पहले हम भी कर लिया करते थे। अब ऐसा करें, ऊपर छत वाली टैंकी में पानी ख़त्म हो गया है, लेकिन गर्मी बहुत है, मुझे सारा सहन धोना है और वाशरूम में भी पानी भर के रखना है। आप ऐसा करें, नीचे वाले टैंक से पानी निकालकर सारे वाशरूम्स में पानी भरते हैं। बड़ी बहू ने हुक्म जारी किया। नगमा बेगम हैरान परेशान इनकी शक्ल देखने लगी। पर बेटा, ये एक मुशक्क़त वाला काम है और मेरे जोड़ में बहुत दर्द होता है, मुझसे ये काम नहीं हो सकता। नगमा बेगम ने परेशानी से कहा तो छोटी बहू यकदम तिल मिलाकर उठ खड़ी हुई। इस घर में रहना तो काम तो करना ही पड़ेगा, वरना अभी अहमद भाई लोग आते हैं तो आपको धक्के मारकर इस घर से निकलवा देंगे हम लोग। सिर्फ अब्बा के पेंशन पर कब्जा करने के लिए आई थी बुढ़िया, जल्दी जाकर पानी भरो। छोटी बहू के चिल्लाने पर नगमा बेगम घबरा सी गई। वो जल्दी से वहाँ से हट गई। वाकई किसी नलके में पानी नहीं आ रहा था। बड़े से टैंक के किनारे पर खड़े होकर वो सोचती रही। हड्डियों में इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो बाल्टियाँ भर भर कर पानी बाहर निकालती, मगर काम तो करना ही था। इन्होंने वहीं पर ये एक छोटी सी बाल्टी को रस्सी बांधी, टैंक का ढक्कन उठाया और झुक झुक कर पानी निकालने लगी। इनके हर जोड़ में दर्द होने लगा। कमर में शदीद तकलीफ शुरू हो गई, मगर बाल्टियां भर भर कर वाशरूम में पानी भरने से लेकर किचन का सारा काम बहू ने इनसे ही करवाया और आखिर में सैन धुलवा कर पोछा भी लगवाया। नगमा बेगम की हालत गैर हो चुकी थी। जिस वक्त मंजूर साहब घर में दाखिल हुए, नगमा थक कर वहीं सीढ़ियों पर बैठ चुकी थी। मंजूर साहब की आवाज़ इसने सुनी, मगर नीचे उतर इनके पास जाने की इनके अंदर हिम्मत ही ना हुई। इनके घुटने शदीद दर्द कर रहे थे। इनकी आंखों में आंसू आने लगे और तभी बड़ा अहमद का बेटा हाथ में गेंद और बल्ला लिए इनके पास से गुजरा। आए आंटी, यहाँ से हटो, हम लोगों ने क्रिकेट खेलनी है। इसने बदतमीजी ने नगमा को मुखातिब किया। नगमा की आंखों में आंसू आने लगे। बेटा, मैं अभी नीचे चली जाती हूँ, मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, नगमा ने आहिस्ता से कहा। लेकिन अहमद का बेटा, बड़ा बेटा, ज़्यादा बदतमीज़ था। इसने गुस्से से अपने साथियों की तरफ देखा जो क्रिकेट खेलने के लिए छत पर जा रहे थे। अब ये लंगड़ी बुढ़िया यहाँ बैठ गई है, गेंद इसको लगे तो शोर मचाएगी। अच्छा है, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, लगती रहे इनको गेंद। किसी ने अगर कुछ बोला तो मैं बोल दूंगा कि ये आंटी यहाँ से हट ही नहीं रही थी। बदतमीजी और गुस्से में वो बिल्कुल अपने बाप जैसा था। नगमा हक्का बक्का रह गई। इसने उठने की कोशिश की, मगर इससे पहले ही अहमद के बेटे ने शाट लगाकर एक जोरदार गेंद इसे दे मारी। नगमा को गेंद लगी तो इसके मुंह से बेख्तियार एक सिसकारी सी निकल गई। इसे दर्द होता देखकर सारे बच्चे जोर जोर से कह लगाने लगे और इसकी जानिब उंगली उठा उठाकर इसका जैसे मजाक उड़ा रहे थे। नगमा को शदीद शर्मिंदगी सी महसूस हुई। वो धीरे धीरे कोशिश करती हुई नीचे अपने कमरे में आ गई। सामने ही मंजूर साहब खामोशी से सो रहे थे। नगमा बेगम ने जाय नमाज बिछाई और खामोशी से नमाज पढ़ने लगी। इनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इन्होंने मंजूर साहब को कुछ न बताया कि बहू ने इनके साथ क्या सलूक किया है, मगर फिर तो जैसे बहू का काम ही यही बन गया। उन्होंने एक वैध मुलाजमा को छुट्टी दे दी और सुबह सुबह नगमा बेगम को उठा डालती। चलो आंटी, सारे घर की सफाई करो, अच्छे से पोछा लगाना। नगमा बेगम बेचारी दुखते हुए जोड़ों के साथ हर कमरे की सफाई करती।
घर बड़ा था। हर तीसरे दिन दोनों बहुएं जानबूझकर पर्दे, सोफों के कवर, बेड की शीटें उतरवाती और बेगम से मशीन लगवा लेती। इन्हें इनसे अल्लाह के वास्ते का बैर हो चला था। नगमा बेगम की उम्र इस काबिल ना थी कि वो ये सारे काम काज कर सकती। मंजूर साहब ने एक करीबी दुकान पर बैठना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अब वो पूरा दिन वहीं होते, बस मगरिब के बाद वापस आते। लेकिन वो अक्सर नोट करते थे कि जब भी वो मगरिब के बाद वापस आते, इनकी बीवी थकन से बुरी तरह से चूर होती है। वो पहले से कहीं ज़्यादा कमज़ोर हो रही थी। हालांकि मंजूर साहब इनके खाने पीने का ख्याल रखते थे। क्या बात है, आजकल खाना बहुत मज़े का बनने लगा है, क्या यूट्यूब से कोई नया तरीका सीखा है? मंजूर साहब खाने की मेज़ पर बैठे बेख्तियार खाने की तारीफ़ कर रहे थे। बेटे और बहू भी सामने ही बैठे थे, सब मज़े से खाना खा रहे थे। किसी ने ना बताया कि खाना तो कई दिन से नगमा बेगम ने बनाना शुरू कर दिया था। बहुओं ने घर का तमाम काम इनके सपुर्द करके खुद सुकून से घूमना फिरना और मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। छोटी भाई कोई ज़्यादा ही फैशनेबल थी। वो अक्सर अपने तीनों बच्चे घर छोड़कर मोहल्ले में आवारागर्दी करने निकल जाया करती थी। इसका सबसे छोटा बेटा 2 साल का था, मगर इंतहा दर्जे का बदतमीज। जो कोई भी इसे हाथ लगा देता वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता। शायद इसकी वजह यह थी कि इतनी कम उम्र में माँ इसको ठीक तवज्जो और प्यार नहीं करती थी। और इस रोज़ वही हादसा हो गया जिसके ख्याल से बड़े अरसे से नगमा बेगम लरस रही थी कि घर में कुछ होने वाला है। नगमा बेगम सहन में पोछा लगा रही थी जब छोटी बहू का सबसे छोटा वाला बेटा अंदर से दौड़ता हुआ बाहर निकला। इसकी नाक बह रही थी। सर्दी के मौसम में भी इसके पैर नंगे थे। मम्मा कहाँ है, मम्मा कहाँ है, वो तोतली ज़ुबान में नगमा से पूछने लगा। इसने दोनों हाथों से अपने पेट को पकड़ रखा था। नगमा ने दाएं बाएं देखा। हस्बे मामूल छोटी बहू गश्त पर निकली हुई थी, घर में थी ही नहीं। नगमा ने इसे बताना चाहा, लेकिन तभी नगमा ने देखा बच्चे को वॉशरूम जाने की ज़रूरत पेश आ रही थी। नगमा ने इसका हाथ पकड़ा। मैं तुम्हें वॉशरूम ले जाती हूँ, मम्मा घर पर नहीं है। लेकिन बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने और चिल्लाने लगा, बल्कि दोनों हाथों से नगमा को मारने लगा। नहीं, मैं मम्मा के साथ जाऊँगा, मम्मा के साथ ही जाऊँगा, छोड़ो मुझे। वो यूँ शोर मचा रहा था जैसे नगमा इसे मारना चाह रही है। नगमा परेशान सी होगी, बच्चे को इस हालत में छोड़ भी नहीं सकती थी। इसने अभी सहन धोया न था। अगर वो यहाँ पर गंदगी कर देता तो नगमा बेगम को दोबारा नए सिरे से मेहनत करनी पड़ती। इन्होंने नीचे खड़े हुए बच्चे को गोद में उठाया और इसे वॉशरूम ले जाने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो वॉशरूम पहुंच पाता, रास्ते में इसने नगमा बेगम के ऊपर पेशाब कर दिया। नगमा बेगम हक्का बक्का रह गई। वो नमाजी खातून थी। बच्चा इनके कपड़े गंदे करके खुद पुरसुकून हो गया था। यकदम ही वो इनके हाथ से छूटा और नीचे गिरा। और तभी छोटी बहू दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। इसने जो नगमा बेगम के कपड़ों के ऊपर अपने बेटे का पेशाब देखा तो यकदम इसकी ज़ोर से हंसी निकल गई। मगर नीचे लेटा हुआ बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। इत्तफाकन उसी वक्त मंजूर साहब दुकान से खाना खाने के लिए घर वापस आ गए। इन्होंने जो नगमा बेगम को गंदगी में लथड़े हुए देखा तो हैरान रह गए। नगमा बेगम की आंखों में आंसू आ रहे थे। इन्होंने छोटी बहू से कहा, बेटा तुम लोग जब बाहर जाओ तो अपने छोटे बच्चों को अपने साथ ले जाया करो। वो तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं मेरे साथ वॉशरूम नहीं जा रहा था। जब मैंने इसे उठाया तो इसने मेरे ऊपर पेशाब कर दिया। मुझे तो अपने आप से घिन आ रही है। नगमा बेगम का ये कहना था कि छोटी बहू का तो पारा आसमान पर चढ़ गया। क्या कहा आपने? आपको मेरे बेटे से घिन आ रही है? शर्म नहीं आती आपको? आप इतनी बड़ी ऐसे ही नहीं हो गई। मासूम सा छोटा सा बच्चा है वो, और आपने इसको कैसे गंदी चीज़ बना दिया है। क्या था अगर इसने आपके ऊपर थोड़ा सा पेशाब कर दिया तो आप जाकर कपड़े बदल लें, नहा लें। आपको तो मेरे बेटे बोझ लगते हैं, हालांकि आप खुद एक बोझ हैं जो हमारे सरों पर मुसल्लत हो गई हैं। छोटी बहू यकदम चिल्लाने लगी। बजाय इसके कि ज़मीन पर पड़ा हुआ अपने गंदे बच्चे को ले जाकर धो देती, इसने पहले नगमा बेगम पर गुस्सा उतारना ज़रूरी समझा। ये तुम किस तरह से नगमा से बात कर रही हो? मंजूर साहब ने गुस्से से अपनी छोटी बहू से कहा तो वो यकदम ही हत्थे से उखड़ गई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, भाभी भाभी जल्दी आइए, देखिए अब्बा जान किस तरह मुझे मारने पर तुले हैं। हालांकि मैंने इनकी बीवी को कुछ नहीं कहा। वो ज़ोर से रोने लगी। बड़ी बहू अंदर कमरे में लेटी हुई थी। इसने जो शोर हंगामा सुना तो लपक कर बाहर आई। वो मोटी ताज़ी औरत, छोटी वाली, हमेशा इसकी आड़ लिया करती थी। क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है? इसने आते ही पहले नगमा को गंदगी में लथड़े देखा तो नाक चढ़ाई। छोटी बहू ने इशारा करके कहा कि ये मेरे बेटे और मुझे जान से मारना चाहती हैं। इन्होंने मुझे कहा है कि मैं अपनी गंदी औलाद को अपने साथ ले जाया करूं, लेकिन मैं तो अपनी दवाई लेने गई थी। इनसे मेरे बच्चे बर्दाश्त नहीं होते। रोते रोते वो कह रही थी। अचानक मंजूर साहब ने बोले, खबरदार जो किसी ने नगमा को कुछ भी कहा तो अभी तो घर से नहीं निकाला, लेकिन मैं तुम दोनों को धक्के मार के घर से निकाल दूंगा। मंजूर साहब के कहने की देर थी कि दोनों बहुओं ने एक दूसरे को देखा। धक्के मारकर आप हमें क्यों निकालेंगे? बल्कि आज मैं आपका किस्सा तमाम करती हूँ। रुपया पैसा आपने एक नहीं देना, मुसीबत बन के हमारे सरों पर पड़े हैं।
बड़ी बहू ने आगे बढ़कर नगमा बेगम को चुटिया से पकड़ा और इन्हें जोर जोर से धक्के देने लगी। इनका रुख बैरूनी गेट की जानिब था। नगमा बेगम ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो इनके लिबास पर लगी हुई गंदगी बड़ी बहू की जो जा लगी। इसने जोरदार तरीके से अपकाई ली और एक साथ नगमा बेगम की कमर पर जड़ दिया। देख नहीं रही है बुढ़िया, सारा गंद मुझ पर लगाए जा रही है। दोनों बहुएं बाजुओं से पकड़कर नगमा बेगम को बैर घसीटते हुए मंजूर साहब अरे अरे करते रह गए, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा खोलकर नगमा बेगम को एक ज़ोरदार धक्का देकर बैर ज़मीन पर गिरा डाला। मंजूर साहब हक्का बक्का खड़े थे। अब आप भी जाएं या आपको भी धक्के मारकर निकालो। बहुओं को अंदाजा था कि दोनों बेटे आप मंजूर साहब से भी तंग हैं, इसलिए इन्हें किसी का डर ना था। मंजूर साहब खामोशी से घर से बाहर निकल गए। इनकी आंखों में आंसू थे। नगमा बेगम जमीन से उठते हुए अपने आंसू साफ कर रही थी। एक तो लिबास पर लगी हुई गंदगी का एहसास और दूसरी इतनी जिल्लत। इनका जी चाह जमीन पटे और इसमें समा जाएं। आसपास मोहल्ले के लोग जमा होना शुरू हो गए। इन्होंने जो नगमा बेगम की हालत देखी तो हैरान रह गए। किसी ने इमाम मस्जिद को भी इतला दे दी कि वो लपक कर आए और अपनी बहन की ये हालत देखकर इनसे हैरान आ गया। जानते थे कि मंजूर साहब ने जब से शादी की है घर में इनकी हैसियत दो कौड़ी की होकर रह गई है। इन्होंने मंजूर साहब को और अपनी बहन को अपने घर में पनाह दे दी। मंजूर साहब की पेंशन तो आती थी, वो खामोशी से घर में खर्च जमा करवाने लगे। इन्हें अपने बेटों के इस नारवा सलूक पर बहुत अफसोस था। बहू ने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया, मगर बेटों ने पलट कर इनके खबर तक ना ली। मंजूर साहब ने भी दिल पर पत्थर रख लिया। कुछ ही अरसे बाद इन्हें पता चला कि बड़े बेटे की चलती हुई दुकान ठप हो गई थी। इसकी गाड़ी बिक गई। छोटे वाले को भी नौकरी से निकाल दिया गया। दोनों बीवियाँ आसाइश की आदी थीं। इन्हें गुर्बत में रहने का हुनर ना आता था। लड़ झगड़ कर दोनों ने ही अपने अपने शौहर से तलाक ले ली। छोटे छोटे बच्चे घर में रुलने लगे। दोनों बेटे बुरे हालों में जब भी किसी से अपने घर के माहौल का जिक्र करते तो सब यही कहते, धक्के मारकर बूढ़े वालिदैन को घर से बाहर निकालने वाली औलाद का अंजाम यही होता है। दोनों बेटे शदीद पशेमान थे। इन्होंने कई दफ़ा मंजूर साहब से आकर माफ़ी मांगने की कोशिश की और इन्हें अपने साथ घर ले जाना चाहा, मगर मंजूर साहब का दिल इनसे बज़दन हो चुका था। वैसे भी इमाम साहब के घर में बहुत सुकून से रहते थे। इनकी आंखों में आंसू आ गए। इन्होंने अपने बेटों से कहा, सारी ज़िंदगी मैंने तुम लोगों के लिए कमाया और वो जगह बनाई, तुम लोगों के लिए अपना आप वक्फ कर दिया, मगर उम्र के आखिरी हिस्से में आकर मैं अपने लिए एक साथी ले आया तो तुम लोग उसको बर्दाश्त ना कर सके। ऐसी औलाद का मैं क्या करूं? मैं मज़ीद तुम लोगों के घर नहीं रह सकता। दोनों बेटे अपना समूह लेकर वापस आ गए। मंजूर साहब की बाकी की ज़िंदगी पुरसुकून गुजरी। नगमा बेगम ने इन्हें हर तरह का सुकून मुयसर किया, जबकि इनके दोनों बेटे और इनकी औलादें पशेमानी का सबब दिन रात आंसू बहाते। मगर अब गुजरा वक्त तो लौट कर नहीं आ सकता था। नादरीन, आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है अपने वालिदैन को अपने ऊपर बोझ ना समझा करें, इनकी इज़्ज़त एहतराम किया करें ताकि बाद में किसी भी पशेमानी से बचा जा सके। नादरीन, अगर ये मेरी वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।